अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ आज हसनात मलिक। रमज़ान पैकेज के तौर पे हम ये इज्तिमाई व्लॉग कर रहे हैं। रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है अलग अलग व्लॉग करना, तो हसनात मलिक और आज मैं मिलकर ये व्लॉग कर रहे हैं। 3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्कि एक कमेटी बनाई है जिसमें वो कमेटी ये तय करेगी कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो इस काबिल हैं कि उनको आइनी बेंच के लिए मुंतखब किया जा सके, और इस कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कर रहे हैं। एक तो ये खबर है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर ये है कि जो आर्टिकल 19A जो कि मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक है और जिसके बारे में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने एक फ़ैसला दिया था और कहा था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस उसके ताबे नहीं है, मगर आइन के 19A के तहत जो है मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी किस्म की मालूमात अगर उससे मांगी जाती हैं तो वो 19A के तहत ये मालूमात देने की पाबंद है। तो इस पर भी बात करेंगे क्योंकि अभी कुछ मालूमात मांगी गई हैं। ये काजी फारीसा ने जो जाते जाते जो यादगार या इंसानी हकूक़ का कब्रिस्तान बनाया था, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं पब्लिक किया कि कितना आवाम का और टैक्स का पैसा लगा है। तीसरी खबर हसनात मलिक आप बताएंगे, और कौन सी अहम खबरें जिन पे बात हो सकती हैं, तो ख़ास तौर पे जो अब जजेस की तैनाती के हवाले से अब 26वीं तरमीम के बाद सुना है 27वीं तरमीम भी आ रही है। जी, आइनी अदालत के हवाले से बड़ा अहम बयान आया है कि आइनी अदालत का क़याम जो है वो नागुज़ीर है, और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे जुडिशल कमीशन में हैं एहसन बोन, और काफ़ी यानी आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल वकील हैं, और हुकूमत जो में उनकी काफ़ी से है, उनकी तरफ से ये बयान बड़ा मीनिंगफुल है कि आइनी अदालत का क़याम नागुज़ीर है। चलें इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात ये जो अभी एक किस्म की आप कह लें कि कमेटी बना दी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि PTI के जो नुमाइंदे थे जुडिशल कमीशन में, ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने ये कहा था कि ये कोई मायार होना चाहिए कि आइनी बेंच पे कौन होगा या नहीं होगा। और इसकी वजह ये बनी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के मौजूदा सरबराह हैं, उनकी तरफ से नाम मांगे गए थे और नाम लेकर कहा गया था कि मुझे ये जजेस चाहिए, और वो 5 जजेस वो थे जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया है। तो इस पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा था कि आइन के जो 26वीं आइनी तरमीम है जिससे वो लोग इख्तलाफ करते हैं, इसके बावजूद भी उस तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन का ये अख्तियार है कि वो आइनी बेंच के ऊपर कौन सा जज होगा कौन सा नहीं होगा इसका फ़ैसला करे, ना कि आइनी बेंच के सरबराह का। तो ये कोई एक तो अख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन का है, वो आइनी बेंच के सरबराह का नहीं, और दूसरा कोई मयार होना चाहिए ना कि कौन से जज को आप हर अपनी मर्ज़ी का जज उठा के आइनी बेंच पर उठा देते हैं, जो शायद किसी ने ज़िंदगी में कोई आइनी तशरीह ना की हो, कोई फ़ैसले ना दिए हों। तो हसनात आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे जहन में तो एक ही सवाल आ रहा है कि इस कमेटी में तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं है, वो आप बताएंगे कौन कौन है। तो इसका मतलब यह है कि अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी अगर आइनी बेंच पे आना चाहते हैं तो उनको भी इस कमेटी के सामने अपने क्रेडेंशियल साबित करने होंगे, या वो कमेटी ये फ़ैसला करेगी कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आइनी बेंच पे बैठें, और जो मयार मुकर्रर किया जा रहा है जाहिर बात है वो काबिलियत के लिए होगा ना। तो अब ये कमेटी बन गई है, तो इसके लिए तो फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए सबसे बड़ी मैं समझता हूँ एम्बेरसमेंट होगी कि अगर ये कमेटी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इस काबिल नहीं समझती कि आइनी बेंच पे वो बैठे, तो ये कमेटी है कौन सी और ये कैसे मयार परखेगी सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस का। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखें, इससे पहले जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कहा गया कि क्राइटेरिया बनना चाहिए, और उस क्राइटेरिया के लिए भी कमेटी बनी। जस्टिस जमाल मंदोखेल उसको हेड कर रहे थे, और तकरीबन यही कमेटी थी। और ये अब जो कमेटी बनी है इसमें जमाल मंदोखेल साहब हेड कर रहे हैं, मंसूर अवान अटार्नी जनरल हैं, सेनेटर फारूक नाइक ट्रेजरी बेंच से उनको लिया गया है, सेनेटर अली ज़फ़र को लिया गया है अपोजिशन से, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे एहसन बोन वो हैं। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जी जॉइंट सेक्रेटरी कोई है न्याज, उनको सेक्रेटरी के तौर पे, मेंबर नहीं है वो बेसिकली। अब जो मामला ये है कि जमाल मंदोखेल साहब ने इससे पहले जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया बनाया
क्या उस क्राइटेरिया को मिनवान जो है वो फॉलो अडेयर किया गया, वहाँ कितनी मीनिंगफुल कंसल्टेशन अच्छा ये वजाहत कर दें कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये क्राइटेरिया नहीं बनाया, एक कमेटी बनाई थी जो जुडिशल कमीशन जो पिछले वाले था उसने, और उसने उस कमेटी ने कवायद वज़ा किए थे, रूल्स बनाए थे, और वो रूल्स की मंजूरी भी दे दी गई है और मंजूर शुदा रूल्स हैं। लेकिन जुडिशल कमीशन ने क्या वो जो मयार उन नए कवायद में मुतारफ़ कराया था, क्या उस मयार के मुताबिक सारे जजेस को मुंतखब किया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तैनाती के लिए? इसके हवाले से ज़रा थोड़ी वजाहत कर। देखिए इस हवाले से तो मयार था क्या? देखिए उसमें बहुत कुछ जो एक परफॉर्मा था बाकायदा, उस परफॉर्मे में लिखा था कि रिपोर्टेड जजमेंट और जो उसकी हाई कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सारा कुछ उसमें था। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल के जो साबिक नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन, वो कहते हैं जी जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो 26वीं तरमीम में हुआ है तब्दील, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। पहले जो है वो चीफ जस्टिस साहबान अपनी मर्ज़ी करते थे, अब हुकूमत मर्ज़ी करती है, उनकी मेजॉरिटी है। तो जो नुमाइंदे जिन्होंने 43 अपॉइंटमेंट की, उन्होंने सवाल उठा दिया अख्तर हुसैन ने, और उनके बकौल ये है कि होना ये चाहिए कि सब कमेटी बने जो नामिनेशन इनिशिएट होती हैं वो, क्योंकि हर नुमाइंदे के जो वो नाम इनिशिएट करता है, तो कम अज़ कम उनको शार्ट लिस्ट करे और हर एक नाम को परखे। वो कहते हैं ऐसे नहीं होता, मोस्ट कॉम्पिटेंट वकील भी रह जाता है क्योंकि उसके पास वोट नहीं होते। यहाँ तो ये है कि आप 16 रुकनी 17 रुकनी कमीशन है हाई कोर्ट के लिए, जिसके पास 9 वोट आ गए हैं वो जज बन जाएगा, चाहे वो जो मर्जी हो। अब रियाजत हुसैन और रियाजत साहर साहब जो सिंध हाई कोर्ट में उनको बनाया गया है, सिर्फ ये है कि उनके वोट ज़्यादा थे। तो अब ये है कि और पहले वोट कम होने की वजह से उनको हटा दिया गया था, उनको नाअहल करार दे दिया गया था इसी ओहदे के लिए 2013-14। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि जो अब देखें ये जो क्राइटेरिया जो मर्जी बने, हुकूमत ने अपनी मनमानी करनी है, आखिर में वोटिंग पे बात आनी है। ये सिर्फ इस वजह से कि सबसे पहले मंसूर अली शाह ने ये आवाज़ उठाई, उन्होंने एक ख़त लिखा था कि पहले रूल्स बनाएं कि आईनी बेंच के लिए जज की सिलेक्शन कैसे हो। चलें ठीक है, लिखा हुआ है कि हर सूबे से हो ये हो, लेकिन और भी कोई क्राइटेरिया जूरिस्प्रूडेंस वाइज, क्योंकि आइन की तशरीह करनी है। ये तो नहीं है कि हुकूमत का हम ख्याल है तो उसको जज को लिया जाए, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। कहा गया कि आइन में मेंशन है सबसे पहले 8 जज हुकूमत ने चुने, अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने आप को वोट दिया, फिर सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के लिए, हाँ अपने आप, फिर 9वें नंबर के जज को सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच का सरबराह बनाया, 8 जज फारिग कर दिए सिंध हाई कोर्ट। सबसे शर्मनाक बात जिस पे मेरा ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब को अफसोस करना चाहिए कि उन्होंने किया क्या कि सिंध हाई कोर्ट के 8 जजेस को आपने साइड पे कर दिया। सिर्फ पीपल्स पार्टी चाहती थी, पीपल्स पार्टी की मंशा। तो याहिया अफरीदी साहब ने तो खुद जस्टिस मंसूर अली शाह को साइड पे किया। हाँ वो खुद छलांग मार के बाईपास करके जो है ना लाइन तोड़कर सामने आए थे। तो वो सिंध हाई कोर्ट के 8 जजों के लिए वो क्या करते? बहरहाल असनाद असल सवाल वही है कि पहले तो जनाब वकील बेचारा इंटरव्यू देता है कि हाई कोर्ट का जज बन जाए, और जुडिशल कमीशन में उसके पास 7 बंदे उसकी जेब में हो तो वो जज बन जाएगा। फिर वो हाई कोर्ट का जज जो है वो कोशिश करता है कि जुडिशल कमीशन के जो है ना 9 बंदे हों या 10 बंदे हों, तो 9 बंदे हों तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, जो पहले 5 सीनियर जजेस में से होगा। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जज आ जाते हैं तो फिर बात जुडिशल कमीशन पे अब आ जाएगी नई कमेटी के मुताबिक कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशल कमीशन है उसकी जो अब ये बनाई गई कमेटी है वो ये देखेगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के लेट से 22 या 25 जजेस हैं, ये ले तो सारे बराबर की तनख्वाह रहे हैं, 28-28 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। इनमें से कौन इस काबिल है कि वो आईनी बेंच पे जिसको बिठाया जाए, वो भी अब फिर कमेटी के मुताबिक वोटिंग से ही होगा। जिनको 7 स्टार किनको मिलेंगे, जिनको 7 स्टार किनको मिलेंगे तो लगेंगे, बल्कि लगेंगे। तो ये वैसे बहुत ही शर्मनाक बात नहीं है कि ये आप तसव्वुर भी कर लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आइन की तशरीह कर सकता है। यानी कि कुछ जजेस आईनी बेंच पे होंगे, कुछ जजेस नहीं होंगे, और जैसा मैंने पहले कहा सबसे बड़ा शर्म का मुकाम तो उस चीफ जस्टिस के लिए होगा जिसको ये जुडिशल कमीशन इस काबिल नहीं समझेगा कि वो आइन की तशरीह कर सकता है। क्योंकि जब आप क्राइटेरिया बना रहे हैं, मयार बना रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि जो मयार जो है वो आम सुप्रीम कोर्ट के जजों वाला नहीं चाहिए, उससे भी आला मयार चाहिए। वो आला भी कॉमर्स में मैं कहूँगा। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है उसको ये कहा जाए कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि आइन की तशरीह कर सको और आइनी बेंच में बैठ सको। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो कमेटी बनी है ये तो जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है
जैसे कि पहले वो कुछ लोग कहते थे ना कि ये आइनी बेंच है, ये गैर आइनी है, वो ब्राह्मण बेंच है, ये शूद्र बेंच है। तो अब इस कमेटी के बनने के बाद तो ये जो तफरीक है ये तो और ज़्यादा वाज़े हो गई है कि कमेटी अब जो है कवायद तय करेगी कि कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट का, जो बाकी तो ज़िंदगी मौत के फैसले कर सकता है लेकिन आइन की तशरीह करने के वो काबिल नहीं है। तो ये बड़ी एक अजीब बात नहीं है? देखिए, उसमें ये मामला है कि जिस तरह कहा गया कि जी अब हर सूबे से आपने जज लेना है, अब हर सूबे से लें और ऐसा जज लें जिसने हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस ही ना की हो या कॉन्स्टिट्यूशनल केस ना की हो। अब ऐसे मज़े की बात है, आइनी बेंच में जज बैठे हैं जिन्होंने आइन की तशरीह कभी नहीं की, जिंदगी में नहीं की, मतलब CRPC PPC या ये इंतहाई अफसोस। और जिनके बारे में मशहूरी थी कि जी ये आइन की तशरीह करते हैं, उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जिनको कमांड है उनको साइड लाइन कर दिया गया। तो ये असल में मसला ये है कि ये कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक मसला है कि यही अफरीदी साहब कि जब वो कहते हैं कि अपना इमेज बेहतर करने के लिए वो सारा कुछ करते हैं, जिस तरह उन्होंने अपोजिशन को घर में बुलाया, हुकूमत को घर में बुलाया, सिर्फ वजह यह है कि मैं अपना इमेज ठीक करूँ। हालांकि उनका इमेज उस दिन ख़राब हो गया जिस दिन उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया 26वीं तरमीम में। और अब जब सीनियर जजेस को वो साइड लाइन कर रहे हैं और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऊपर के जजेस का हक मार के, ये भी एक बात हो रही है ना कि देखें, असल बात यह है कि ये जो पार्लियामेंट है ना, ये क्या विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि जमाल मंदोखेर साहब हर बात पे कहते हैं पार्लियामेंट की तरफ देखें जी। देखिए, पार्लियामेंट को बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट कोई बंदा जो है वो ऐसे ही बिठा दे, इधर कल कोई ऐसे ही बंदे जो है वो बिठा दे। आप जो है वो बीइंग जो है वो आइन की को प्रोटेक्ट करने वाले कस्टोडियन, आपका काम नहीं है कि जमहूरियत को प्रोटेक्ट करे। ये तो नहीं है कि जो मर्जी जिसको मर्जी MNA बना दे। कम से कम ये जो कंट्रोवर्सी है फॉर्म 47 इसको आप कहाँ ले जाएंगे? विल ऑफ द पीपल कहाँ लेके जाएंगे? विल ऑफ द पीपल नहीं है एक MNA जिसने 5000 वोट लिए हैं। लेकिन मसला ये है कि आप ये बड़ा सादा सा मामला हो गया ना। पार्लियामेंट की तरफ देखें, पार्लियामेंट क्या विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट करती है? वो नहीं करती। तो फिर आपका काम नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशन। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह पार्लियामेंट के कुछ लोग बेनिफिशरी हैं, सियासी जमातें, इसी तरह और इदारों में यहाँ कुछ जजेस बेनिफिशरी हैं निज़ाम के, वो इस निज़ाम के खिलाफ क्यों खड़े होंगे? अच्छा हसनाद, एक और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला की टीम है, जो जुडिशल कमीशन में भी हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, हैरत की बात यह है कि एक तरफ ये 26वीं आइनी तरमीम और जुडिशल कमीशन के क़याम की शदीद मुखालफत कर रहे हैं और 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज भी किया हुआ है। और उसकी बेसिक बुनियाद यही है कि किसी किस्म का आइनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम करने के मुतरादिफ होगा और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच में इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ होगा। इसलिए 26वीं आइनी तरमीम और जुडिशल कमीशन का क़याम और आइनी बेंचेस का क़याम जो है ये गलत है। तो दूसरी तरफ यही बैरिस्टर गौहर अली अब तजवीज़ दे रहे हैं कि आइनी बेंच के हवाले से कोई कवायद बनने चाहिए, यानी ज़्यादा बेहतर जजेस। यानी बैरिस्टर गौहर अली और बैरिस्टर अली ज़फ़र ये समझ रहे हैं कि आइनी बेंच के लिए जो जजेस होने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस से बेहतर होंगे और वो जो जुडिशल कमीशन वोट के जरिए नहीं। लेकिन वो ये भी तो हो सकता है रूल्स में ये हो कि जी यार हर जज को 3-3 महीने बाद आइनी बेंच का हिस्सा बना दें। नहीं, ये रूल हो जाए। ये रूल्स नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में इस तरह का रूल बन नहीं सकता, क्योंकि 3-3 महीने में तो कोई एक केस फैसला नहीं होता। तो फिर अगर पार्ट हट केस है तो 6-6 महीने भी केसेस चलते हैं और आइन की तशरीह का मामला है तो उसमें ये तो और ज़्यादा शर्मनाक बात होगी कि जो आइन की तशरीह करने वाले जजेस हैं उनको 2-2 या 3-3 महीने की मुद्दत दी जाए। ये तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के भी खिलाफ है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, यही बात जब हम उमर अता बंदियाल, साकिब निसार के दौर में कहते थे कि हम ख्याल जजेस ही क्यों बेंच में बैठे, तो अब बेहतर नहीं है कि जो है वो सारे जजेस को रिप्रेजेंटेशन मिले, सारे जो है वो आइनी बेंच के तौर पे होना यही चाहिए कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बतौर आइनी बेंच, आइनी मामला जब भी आएँ तो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बतौर आइनी बेंच दस्तयाब हों। अगर वो तमाम दस्तयाब नहीं होते तो भी असूल ये होना चाहिए कि उनमें से जो जजेस का इंतखाब है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस हैं वो करें ना। आप आइनी बेंच बना के एक बेनिफिट क्रिएट करके, एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करके उस आइनी बेंच के 3 जजेस को जब बिठाएंगे तो वो तो अपनी मनमानी करेंगे, वो तो दीगर जजेस। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि इस हुकूमत ने क्या कमाल किया है। आप इनकी मैनेजमेंट का अंदाजा, जज अपॉइंट किए हैं, इन्होंने कहा है जजेस हाई कोर्ट वालों को कि जी आपने अगर जज लगवाने हैं, हमसे वोट लेने हैं तो यही जज करें। नाम उनसे इनिशिएट कराए। यहाँ अमीनुद्दीन खान साहब से 5 नाम इनिशिएट करें। तो जो आप कहेंगे ना ट्रैकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल ये वो कहेंगे जी ये तो अमीनुद्दीन खान साहब ने अगर शफी सदीकी साहब को नायल किया है
अतर मिनल्ला को नहीं माना, मलिक शहजाद को कहा कि वो इनकम्पिटेंट है, वो आईनी बेंच को नहीं माना, चीफ जस्टिस को नहीं माना, ये तो अमीनुद्दीन खान ने नहीं माना। ये हमारा क्या है इसमें? अमीनुद्दीन खान कर लेते तो हम कर लेते। तो आप नहीं समझते कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो किरदार जिस पे सवाल उठ रहा है वो जजेस का जो बेनिफिशियरी है, वो नहीं चाहते कि उनके बेनिफिट आगे पीछे हों। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन ये बात तो असूली तौर पे ही गलत है ना। और वैसे कहीं कानून या आइन में भी नहीं लिखा कि आइनी बेंच का सरबराह जो है वो नामजदगियाँ करेगा आइनी बेंच के लिए, ये तो कहीं नहीं लिखा ना। ये तो बेसिकली जुडिशल कमीशन का अख्तियार है। तो उसके लिए जो मयार मुकर्रर करने की अगर बात की जा रही है तो ये मैं समझता हूँ PTI बहुत बड़ी गलती कर रही है। और ये बिलवास्ता तौर पे ये 26वीं आइनी तरमीम जुडिशल कमीशन और आइनी बेंच की भी तौसीक कर रही है। जब आप आइनी बेंच को मानते नहीं हैं तो आप कैसे जो है उसके लिए माया, तो आप कहते हैं पहले 26वीं तरमीम का फैसला हो, फिर उसके बाद ये सारी चीजें। और 26वीं तरमीम के लिए अब इतलात ये हैं कि यही 13 रुकनी बेंच आइन फुल कोर्ट होगा। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में क्या लिटिमेसी रहेगी जब डिसेंटिंग जजेस को आपने चुन चुन के साइड पे किया? यही तो बात है ना कि अब मेरे ख्याल में ये इस तरह की कमेटियां बननी नहीं चाहिए थी। और वैसे भी अब ये बहुत देर हो चुकी है, 13 जजेस पहले ही आइनी बेंच के बना चुके हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने PTI वालों को एक लॉलीपॉप दे दिया है कि हाँ जी अब कमेटी बना लें। और ये वही लॉलीपॉप है जो जजेस की तैनाती का मयार मुकर्रर करने के लिए कवायद की कमेटी बनाई गई थी। तो वो कमेटी कितना अरसा काम करते रही, उस पर किसी ने अमल नहीं किया। अब ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को आइनी बेंच पे मज़ीद जजेस लाने की, कमेटियाँ बना लें। और इनडायरेक्टली लूज़ किसने किया? PTI ने अपनी वो मॉरल पोजीशन खो दी है जो उन्होंने आइनी बेंच और जुडिशल कमीशन और 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो उन्होंने अपना रखा। ये बताएं कि अब कहा जा रहा है कि ये 13 रुकनी बेंच बन चुके हैं और रिजर्व सीटों का केस रिव्यू नज़रसानी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा है कि आइनी नज़रसानी में वही जज होंगे जो मेन केस में थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुआ है कि इन्होंने एक कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए, राह में रुकावट बनने के लिए। इन्होंने क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर कोई फैसला गैर आइनी इदारा समझता है तो वो अमल दरामद ही ना करे। एक किस्म का इलेक्शन कमीशन को इंस्टिगेट किया। आप कैसे देखते हैं रिजर्व सीट के हवाले से अगर यही 13 रुकनी बेंच मामले को देखता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं नज़रसानी के अंदर। एक तो ये कि उतनी ही तादाद के जजेस होने चाहिए जी। और दूसरा हतल वसा कोशिश ये होती है प्रेफरेबली वही जज हों अगर वो अवेलेबल हो, ख़ास तौर पे ऑथर जजेस हों। तो अभी तक तो मकसूद नशस्तों की जो नज़रसानी है उसका बेंच अभी बना नहीं है और ना ही वो कॉज लिस्ट सामने आई है। तो अभी जो कहना मुश्किल है, मगर मुझे यकीन है कि जो जजेस ने मकसूद नशस्तों का 12 जुलाई का फ़ैसला दिया है उसमें जितने भी जजेस इस वक्त अवेलेबल हैं वो सब के सब जो हैं वो 8 जजेस में से शायद एक आध ना, काजी फायद रिटायर हो गए या दूसरे होंगे या 13 जजेस में से, लेकिन वो सब के सब मौजूद होंगे बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो ये अभी थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है ये कहना कि नज़रसानी बेंच में ये सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब होंगे या नहीं होंगे। मेरे ख्याल में ये होंगे और ख़ास तौर पे ऑथर जज होगा जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे तो तब जाके नज़रसानी होगी, अदरवाइज तो फिर मसाइल ही रहेंगे। अच्छा, तकरीबन अब 9 महीने हो गए हैं, फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। रिजर्व सीट खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ। आप नहीं समझते याहिया अफरीदी जिनका तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो अपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 8 जजेस का नहीं है, बेशक उनका वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद पे कोई इकदाम करें, अमीनुद्दीन खान साहब करें, मोहम्मद अली मदर और हसन रिजवी तो सेक्रेटरी हैं वो करें, जमाल मंदोखेल साहब करें। सुप्रीम कोर्ट का इमेज तो तब रिस्टोर होगा कि जब उनका फैसला चाहे गलत है ठीक है वो अमल दरामद हो। अगर वो अपनी अथॉरिटी नहीं मान रहे थे और सिर्फ 28 लाख 4 वीगो डाले और V8 इन चक्कर में अपनी अथॉरिटी अंडरमाइन नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, ये तो साफ नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल में जब नज़रसानी का जब भी ये केस लगता है तो उसमें पहला सवाल ये होना चाहिए कि अभी तक उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और उसी अदम जिसको कहते हैं ना अमल दरामद की वजह से अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी सेनेट में प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं है। और फिर सेनेट में उनकी नुमाइंदगी के बगैर ही जितने भी सब्सिक्वेंटली जो सेनेट में कानून साजी हुई है या जो कि इलेक्शंस हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर सवाल तो इवन 26वीं तरमीम पे आयशा मलिक साहबा ने कहा कि जी ये जब सेनेट ही कंप्लीट नहीं था तो कैसे होगी। चलें अब मेरे ख्याल में अच्छा, अगला आईनी बेंच के बाद अब बात हो रही है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आईनी अदालत की, और एहसन बून साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन में, कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है दुनिया टीवी पे और उसमें उन्होंने कहा है कि जी वो नागुज़ीर है आईनी बेंच आईनी अदालत, और इसमें ये जो मौजूदा जजेस हैं इनको भी कंसिडर करना चाहिए और एज 70 साल करनी चाहिए। क्या ये दाना डाल जा रहा है मौजूदा आईनी बेंच के जजेस को कि यार अगर परफॉर्मेंस अच्छी दोगे तो आईनी अदालत बनेगी 27वीं तरमीम में, आप जो है
उसमें भी हिस्सा होंगे। लेकिन इसमें ये भी देखें कि मोहम्मद अली मदर साहब जो अगले उम्मीदवार बनाए नेक्स्ट चीफ जस्टिस थे, उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ तो अमीनुद्दीन खान साहब ये अब किसी और के लिए आईनी अदालत बनने जा रही है, तो अब इन चक्रों में ना पड़े जो ये इस तरह हुकूमत चल जा रही है। तो ये क्या ये दाना डाला जा रहा है? देखिए, मैं इसको दाना तो नहीं कहूँगा जो चरिंद परिंद के लिए होता है, मैं तो इसको हड्डी कहूँगा। ये पहले भी 26वीं यानी तरमीम जब अभी मंजूर नहीं हुई थी, तो तब भी एक दाने के तौर पे लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन के एक इजलास में उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के सामने ये बात कही थी कि हम 26वीं यानी तरमीम लाने जा रहे हैं, और उसी वजह से वो जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी भी कर दिया गया था, आपको याद होगा। और उसके बाद से जो दाना या हड्डी जो भी डाली गई थी 26वीं यानी तरमीम की शक्ल में, बाद में वो भी खींच ली गई। तो मेरे ख्याल में ये डेफिनेटली ये एक हड्डी है जो फेंकी जा रही है 27वीं तरमीम की शक्ल में। और एहसन भून साहब की तरफ से ये जो बात की जा रही है, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये मज़ीद एक लालच है जो न सिर्फ ये कि आइनी बेंचेस के जजेस को दी जा रही है, बल्कि तमाम हाई कोर्ट के जजेस को भी दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनको भी दी जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये 27वीं यानी तरमीम जो है बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर इस 13 जजों का बेंच अगर बनता है मखसूस नशस्तों पे, और ये बेंच पहले की तरह इलेक्शन कमीशन की तरह ये मखसूस नशस्तें ज़ोर ज़बरदस्ती करके हुकूमत को दे देता है, तो फिर उसकी 2/3 अक्सरियत शायद पूरी हो जाए, फिर शायद मौलाना फजल रहमान भी दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हुकूमत को उनको। तो मेरे ख्याल में और दूसरा पैकेज अच्छा मिल रहा है मैंने को वोट देने की। हाँ, जारी बात है, अब तनख्वाहें भी इतनी बढ़ा दी गई हैं, और फिर तरक्याती फंड्स जो पीटीआई के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमारा एमएनए जो गया है जिसने वोट देने के लिए तैयार था, उस पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए, खैर वो सारी चीज़ें तो हैं। अब देखें कि ये स्पेसिफिक जो बात है ना कि आईनी अदालत में सिर्फ जो है वो मौजूदा जजेस को भी कंसिडर किया जाएगा, और एज 70 साल, और अमीनुद्दीन खान साहब ने दिसंबर में रिटायर होना है, बस इतना कुछ। तो आखिरी उम्र में 70 साल कर दिए हैं। हाँ, ये कबर से नहीं, ये मतलब है कि ये एहसन भून साहब जो है वो ज़हरी बात है, उन्हें पता है कि अब जो है बड़े हाई प्रोफाइल 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, रिजर्व सीट का मामला, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल, और 26वीं तरमीम। उससे पहले आईनी बेंच के जजेस को कहो कि 70 साल के लिए अगले 5 साल की नौकरी आपके लिए होने जा रही है, तैयार होने जा रही है। मैं तो समझता हूँ कि जो जज हमारा सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का 70 साल की उम्र में दोबारा कोई आईनी ओहदा लेने की ख्वाहिश रखता है, तो फिर जब वो कब्र में चला जाए तो फिर उसको कब्र से निकाल के भी उसका एहतसाब होना चाहिए। जाहिर बात है, जब आप 70 साल तक याद रहेंगे तो फिर तो 100 साल हज़ारों साल तक आपका लेकिन सब अमेरिका में तो कहते हैं तायात होते हैं। हाँ, अमेरिका में तायात होते हैं ना, जब तक उनकी डेथ ना हो जाए, लेकिन वो अमेरिका है, वहाँ पे एक सोसाइटी है, लेकिन एक प्रोसेस तो आता है। अमेरिका के आर्मी चीफ का नाम आपको पता है? अमेरिका के चीफ जस्टिस का नाम आपको पता है? हम कोर्ट रिपोर्टर थे ना सारे, लेकिन मसला ये है ना कि हम मिसालें तो अमेरिका की देते हैं, लेकिन हम जो हैं उस तरह के असूल और उस तरह के प्रिंसिपल्स हम फॉलो नहीं कर पाते। और वहाँ पे अगर सदर ट्रम्प जैसा बंदा जो है वो किसी जज के खिलाफ बात भी करता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी आती है, मज़ाहमत भी आती है। तो बहरहाल अमेरिका की मिसाल हमें नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में दूसरा जो आम इशू है एक आर्टिकल 19A का, जिसमें मालूमात तक रसाई का हक सुप्रीम कोर्ट ने काजी फ़ाइसा के एक फ़ैसले में तस्लीम किया गया था, मगर वही आर्टिकल 19A अब ये इस इंसानी हकूक़ के कब्रिस्तान में जो संग मरमर की दीवार पे लिखवाया गया है बड़ा खूबसूरत, मालूमात तक रसाई का हक, तो काजी फ़ाइसा भी और अब मौजूदा चीफ जस्टिस भी, मौजूदा रजिस्ट्रार ऑफिस भी सुप्रीम कोर्ट के, ये बताने को तैयार नहीं है कि इस पे कितने करोड़ रुपया लगा है इस यादगार या इस कब्रिस्तान के ऊपर, जो अवाम के टैक्स के पैसे का है। और वो इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने दे दी थी कि कितने मुलाजमीन हैं और कितने ख़वातीन हैं, कितने कोटा है और कितने डेपुटेशन पे, लेकिन इस दीवार पे जिस पे आर्टिकल 19A कंधा है मालूमात तक रसाई का हक, इस दीवार पे कितना खर्चा आया ये ना तो काजी फ़ाइसा ने बताया, हालांकि उन्हें इस दीवार के नीचे लिखवा देना चाहिए था कि इस पे 12 करोड़ लगे, 13 करोड़ लगे, 14 करोड़ लगे, और ये भी और किस कानून के तहत लगे। वो जो सारे प्रोसेस, पेपरा रूल, हमें बहुत सुप्रीम कोर्ट बड़े जब भी पीपल्स पार्टी के दौर में कहा जाता था इफ्तिखार चौधरी साहब और दूसरे, क्या पेपरा रूल्स को फॉलो किया गया? तो यहाँ CDA लॉज को फॉलो किया गया, किसने अप्रूवल दी, जो प्रोजेक्ट जिसने इनिशिएट किया, माल कहाँ से आया, वो जो संगे मरमर जो बनाने वाले थे आर्किटेक्ट वो कौन थे,
ये सारी चीज़ें तो पब्लिक को पता होनी चाहिए। देखिए ना, जहाँ काजी फैसल ने ठेकेदार की तारीफ में इतनी एक वो स्टील की प्लेट लगा दी है, वो ठेकेदार कंपनी की मुश्तरी कर दी है, ये तो एक इश्तिहार है उस कंपनी लेकिन अगर मुफ्त हो तो सर फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये भी काजी फैसल ने अपने जाते जाते आखिरी दिन की तकरीब में एतराफ़ किया था कि जो आर्किटेक्ट था वो उनके ज़ाती घर भी बना रहा है, वो आर्किटेक्ट। तो अब एक बंदा जिसका एक ज़ाती घर, एक जज जिसका ज़ाती घर एक ठेकेदार बना रहा है, क्या उसको एक आइनी अदारे के अंदर ऐसी यादगार बनाने का ठेका देना चाहिए था? बेशक वो मुफ्त कर रहा है, लेकिन क्या रियासत इतनी भूखी नंगी और यतीम है कि लोगों से मुफ्त काम करवाएगी? और क्या ये चीफ जस्टिस के ओहदे को ये जेब देता है कि लोगों से मुफ्त काम करवाया जाए सिर्फ इसलिए कि वो चीफ जस्टिस है और उसका घर भी वही ठेकेदार? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है जी कि वो पिटीशन अबू ज़र सलमान न्याजी उन्होंने ये दायर की थी कि मुझे एक्सेस नहीं दी गई, मैंने 2 खत लिखे, इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी गई। क्या इन्फॉर्मेशन मांगी थी? यही उन्होंने कहा काश बताएं कैसे ये किस कानून के तहत ये बना यादगार। हाँ। और 5-6 सवाल थे इसी किस्म के कि किसने इनिशिएट किया, वो फर्म शार्टलिस्ट कैसे हुई, जिसने प्रोजेक्ट जिसने बनाया शार्टलिस्ट कैसे की, बिडिंग, ये वो सारी चीज़ें वो थी। तो लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट में गए, वहाँ जो ऑब्जेक्शन लगे रजिस्ट्रार ऑफिस ने, क्योंकि जी रिट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के खिलाफ है, तो वो ऑब्जेक्शन सस्टेन रहे हैं, लेकिन अभी डिटेल रिटर्न आर्डर नहीं आया। शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब उन्होंने हियरिंग की समाअत की कल, तो अब देखते हैं कि वो क्या आर्डर होता है और फिर उसके बाद वो वकील साहब में भी सुप्रीम कोर्ट आए। लेकिन याह्या अफरीदी साहब तो इमेज बेहतर करना चाह रहे हैं, वो तो जेल रिफॉर्म कर रहे हैं, तो इमेज तो इन चीज़ों से होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। देखें, जो अबू ज़र साहब ने जो पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में जिस जज के सामने दायर की है, एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो अपील थी, उस जज ने भी सुना है काजी फ़ईसा के बारे में कुछ कलमात फरमाए हैं। उनको जब कहा गया कि ये काजी फ़ईसा साहब का फ़ैसला है कि 19A के तहत सुप्रीम कोर्ट तमाम मालूमात देने की पाबंद है, तो उन जज साहब ने ये कहा बकौल जो लोग वहाँ मौजूद थे कि जिस जज काजी फ़ईसा साहब इतने बड़े और इतने अजीम जज के फ़ैसले को मैं नहीं उसको कुछ उसके बारे में कहूँगा या मैं उसको नहीं मानता, उसको मैं नहीं फॉलो कर सकता ये प्रेसिडेंट के तौर पे, ये बहुत अजीम इसी तरह बात हुई है। लेकिन रिटर्न आर्डर आएगा तो पता चलेगा कि उसमें क्या वो रीजन राजिक देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।